हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्रिलियंट क्लासेस भलसुमिया में। तो आज हम फिर लेके आ गए हैं इकोनॉमिक्स के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो देखिए, ब्रिलियंट क्लासेस भलसुमिया यूट्यूब पर सर्च करना है और हमसे जुड़ जाना है। देखिए, इकोनॉमिक्स के महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आज हम लोग इकोनॉमिक्स के पार्ट को देखने वाले हैं। तो देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन बहुत कम लिखा गया है, लेकिन इससे संबंधित चीज़ों को हम आपको बताएंगे जो कि हर एग्ज़ाम के लिए जो है आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। तो देखिए, पहले आपका है अर्थव्यवस्था। तो अर्थव्यवस्था अर्थात जहाँ पे धन का उपार्जन हो उसी को तो अर्थव्यवस्था कहते हैं, जहाँ धन का क्या हो, उपार्जन हो। अर्थ माने धन। तो देखिए, तो अर्थव्यवस्था को 3 भागों में बांटा गया: पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था संपत्ति के क्षेत्र पर किसी एक खास व्यक्ति का अधिकार हो। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था संपत्ति के सभी साधनों पर किसी एक व्यक्ति का अधिकार हो, उसे क्या कहते हैं, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था विकसित देशों में है, जैसे में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, ये सब में कौन सी अर्थव्यवस्था देखने को मिलती है, तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था संपत्ति के क्षेत्र पर सरकार का अधिकार हो, समाजवादी अर्थव्यवस्था। और मिश्रित में दोनों आ जाता है, संपत्ति के क्षेत्र पर सरकार का भी अधिकार हो, किसी खास व्यक्ति का, दोनों का सह अस्तित्व बना रहता, उसे कहते हैं मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था। और भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है, मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था। भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है, मिश्रितवादी। भारत में मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था को किस पंचवर्षीय योजना के दौरान अपनाया गया था, तो दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान अपनाया गया था। यह भी आपको याद रखना है, भारत में दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान कौन सी अर्थव्यवस्था को अपनाया गया है, तो मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था। चलिए अब थोड़ा हम लोग आगे देखते हैं। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, अर्थव्यवस्था को कितने क्षेत्रों में बांटा गया है, तो मेनली 3 क्षेत्रों में बांटा गया है: प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र में कौन कौन आता है, कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, वन, ये सब जो है प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। द्वितीयक क्षेत्र में जितना भी उद्योग धंधा है, उद्योग धंधा जो है द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और तृतीयक क्षेत्र में सेवा प्रदान करने वाली संस्था, जितना भी संस्था सेवा प्रदान करती है तृतीयक क्षेत्र में आता है, जैसे में टीचर, डॉक्टर, वकील, परिवहन, संचार, अर्थात वह क्षेत्र जो आपको सेवा प्रदान करती है तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत। चलिए, तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है, आपको याद रखना है। देखिए, तृतीय क्षेत्र सेवा प्रदान करने वाली संस्था जो है इसमें आता है। अर्थात आज आधुनिक युग में जो है, आधुनिक युग में सबसे अधिक राष्ट्रीय आय में जो योगदान जो है सेवा क्षेत्र का है, तृतीय क्षेत्र का है। जबकि प्राचीन काल में सर्वाधिक योगदान प्राथमिक क्षेत्र का था, जबकि आज जो है वर्तमान समय में जो है सेवा क्षेत्र का योगदान राष्ट्रीय आय में, राष्ट्र की आय में, देश की संपत्ति में सबसे अधिक योगदान किस सेक्टर का है, तो तृतीय क्षेत्र का है। सर्वाधिक योगदान किस सेक्टर का है, तो तृतीय क्षेत्र का है। अब देखिए, प्रति व्यक्ति है, प्रति व्यक्ति है देश की कुल संपत्ति में, देश की कुल संपत्ति में अर्थात कुल राष्ट्रीय आय में देश की कुल जनसंख्या से भाग दे देंगे तो क्या निकल जाएगा, प्रति व्यक्ति आय। देश की कुल संपत्ति यानी कुल राष्ट्रीय आय में देश की कुल जनसंख्या से भाग दे देने से क्या निकल जाएगा, प्रति व्यक्ति आय। और सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय किस राज्य की है, तो गोवा। गोवा की प्रति व्यक्ति आय वर्तमान में सबसे अधिक है। सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय किस देश की है, तो कतर की है। तो ये बात भी आपको याद रखना है। अब चलिए थोड़ा आगे देखते हैं, मानव विकास सूचकांक। देखिए, मानव विकास सूचकांक HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, यह सूचकांक कौन सी संस्था जारी करती है, तो UNDP। क्वेश्चन पूछेगा, मानव विकास सूचकांक को कौन सी संस्था जारी करती है, तो UNDP। यह संस्था है UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, जिसकी स्थापना 1965 को हुआ था। इसका मुख्यालय कहाँ है, न्यूयॉर्क। और इसी संस्था जो है 1990 ईस्वी से जो है 1990 ईस्वी से मानव विकास सूचकांक जो है जारी कर रहा है। और इसमें महत्वपूर्ण भूमिका किस व्यक्ति का था, तो महबूब उल हक। एग्जाम में कई मरतबा क्वेश्चन पूछा है, महबूब उल हक। इसका संबंध किस देश से है, तो पाकिस्तान से। तो देखिए, सब बताएं आपको। मानव विकास सूचकांक, यह सूचकांक जारी कौन करता है, तो UNDP। UNDP की स्थापना कब हुआ, तो 1965। यह संस्था कब से मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट जारी कर रहा है, तो 1990 से। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो न्यूयॉर्क। और महबूब उल हक नामक व्यक्ति जो है इसमें महत्वपूर्ण योगदान निभाए थे। चलिए आगे देखिए, विश्व पर्यावरण एवं विकास आयोग का गठन कब हुआ, तो 1983। विश्व पर्यावरण
संचालन एवं विकास आयोग का गठन कब हुआ? 1983। देखिए योजना आयोग की स्थापना कब हुआ? तो 15 मार्च 1950। 15 मार्च 1950 में योजना आयोग की स्थापना हुआ था। योजना आयोग की स्थापना पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किए थे, अर्थात योजना आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते थे। योजना आयोग अभी नहीं है, योजना आयोग को 2014 में समाप्त कर दिया गया था। योजना आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते थे। योजना आयोग के स्थान पे ही 1 जनवरी 2015 ईस्वी को नीति आयोग की स्थापना किए थे। योजना आयोग को समाप्त किया गया था 2014 में, और योजना आयोग को समाप्त करके नीति आयोग की स्थापना किए थे 1 जनवरी 2015 ईस्वी में। नीति आयोग नेशनल इंस्टीट्यूट ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ इंडिया, स्थापना 1 जनवरी 2015 ईस्वी में। और नीति आयोग जो है ये जो है आपको याद रखना, और नीति आयोग के भी अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री, याद रखना है। देखिए योजना आयोग या नीति आयोग ये एक संवैधानिक पद नहीं है, क्योंकि इसकी चर्चा संविधान के किसी भी अनुच्छेद में नहीं है, तो यह एक गैर संवैधानिक पद है। ये कैसा पद है? यह एक गैर संवैधानिक पद है, ये बात भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 15 मार्च 1950 बता दिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? 1952, और इसके भी अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 6 अगस्त 1952, 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ था, और इसका भी अध्यक्ष जो है प्रधानमंत्री ही होते हैं। अब देखिए पंचवर्षीय योजना, तो इसके बारे में समझिए, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देता है। पंचवर्षीय योजना की शुरुआत जो है रूस में 1927 ईस्वी में हुआ था, याद रखना है। स्टालिन लाए थे, अर्थात भारत में पंचवर्षीय योजनाओं को बनाने का कार्यान्वयन जो है ये आपका जो है रूस के ही संविधान से लिया गया। भारत में कुल 12 गो पंचवर्षीय योजना को चलाया गया था, और 12वीं पंचवर्षीय योजना चल ही रहा था, इसे समाप्त कर दिया गया, याद रखना है। देखिए पहली पंचवर्षीय योजना जो है 51 से 56, दूसरी पंचवर्षीय योजना 56 से 61, फिर 61 से 66, 66 से 69 कोई भी योजना नहीं चला था, इसे योजना अवकाश कहा जाता है। 66 से 69 योजना अवकाश। फिर देखिए 69 से 74, 74 से 78 एकमात्र पंचवर्षीय योजना, 5वीं पंचवर्षीय योजना रही है जो 4 वर्षों तक चली थी, 74 से 78। और 5वीं पंचवर्षीय योजना में ही इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था। फिर देखिए 78 से 80 में कोई भी योजना नहीं चला था। रोलिंग प्लान किसने लाया था? गुरनार मिल्डर। किसके समय में? मोरारजी देसाई के समय में लाए थे। देखिए छठी पंचवर्षीय योजना 80 से 85, फिर 85 से 90, फिर 90 से 92 कुछ भी नहीं चला था, फिर 92 से 97, 97 से 2002, 2 से 7, 7 से 12, 12 से 17, तो ये 12वीं पंचवर्षीय योजना चल रही थी। 2015 ईस्वी में जो है नीति आयोग की स्थापना हुआ, 14 में जो है योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया। चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो पंचवर्षीय योजना से आपको क्वेश्चन याद रखना है। सर्वाधिक सफल पंचवर्षीय योजना 8वीं पंचवर्षीय योजना, सबसे अधिक असफल पंचवर्षीय योजना 3री पंचवर्षीय योजना, क्योंकि 3री पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 61 से 66 तक रहा था। और इसी 3री पंचवर्षीय योजना में चीन ने भारत पर 1962 ईस्वी में आक्रमण किया था, और पाकिस्तान भी जो है 1965 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था। दोनों देशों का आक्रमण भारत में हुआ था 3री पंचवर्षीय योजना के द्वारा। इसीलिए सर्वाधिक असफल पंचवर्षीय योजना जो रही थी, 3री पंचवर्षीय योजना सर्वाधिक असफल रही थी। इसका मुख्य उद्देश्य था सुरक्षा, देश की सुरक्षा, याद रखना है। देखिए पहली पंचवर्षीय योजना जो है, पहली पंचवर्षीय योजना अर्थात इस पे जो है कृषि क्षेत्र पर जो है ज्यादा जोर दिया गया था। पहली पंचवर्षीय योजना, और पहली पंचवर्षीय योजना हेरोल्ड डोमल के मॉडल पर आधारित है। दूसरी पंचवर्षीय योजना जो है उद्योग धंधा पर जो है ये जो है ज़्यादा जोर दिया गया था, और दूसरी पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस के मॉडल पर आधारित है। तो ये बात भी आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। योजनाओं का योजना किसे कहा जाता है? तो छठी पंचवर्षीय योजना को योजनाओं का योजना कहा जाता है। एकमात्र पंचवर्षीय योजना जो 4 वर्षों तक चली थी, तो 5वीं पंचवर्षीय योजना एकमात्र पंचवर्षीय योजना है जो 4 वर्षों तक चली थी, और इसी में इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था। तो पंचवर्षीय योजना के बारे में आपको हम जो भी बताएं हैं याद रखना है। देखिए अगर आप वीडियो देखते हैं ना तो आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा, और प्रयास कीजिए कि नोट डाउन करने का, जो जो क्वेश्चन आपको नहीं आता है उसको जो है अपने कॉपी में नोट डाउन कीजिए। चलिए अब थोड़ा हम लोग आगे देखते हैं। देखिए अपना बिहार का परिचय, तो बिहार का परिचय क्योंकि आपके बुक में दिया हुआ था बिहार के बारे में तो लिख दिए। देखिए तो बिहार को जो है अलग राज्य कब बना दिया गया था? तो देखिए जॉर्ज पंचम का भारत आगमन 1911 ईस्वी में हुआ था, इंग्लैंड
इंग्लैंड के राजा थे, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में आए थे 1911, दिसंबर 1911। इन्होंने 3 को घोषणा किया था। बिहार को बंगाल से अलग करने की घोषणा, भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाने की घोषणा और बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा। तो बिहार को अलग राज्य होने के लिए घोषणा किए थे 1911 ईस्वी में, जबकि बिहार अलग राज्य बना है 1912 ईस्वी में। बिहार कब से अलग राज्य बना? 1912। तो ये बात आपको याद रखना है। देखिए, बिहार की राजधानी पटना आपको मालूम होगा। बिहार का क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर, ये भी आपको मालूम होगा। बिहार के बीचों बीच से होकर कौन सी नदी गुजरती है? तो गंगा नदी। सर्वाधिक मिट्टी बिहार में कौन सी सर्वाधिक मिट्टी पाई जाती है? तो जलोढ़ मिट्टी जो है बिहार में जो है सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। तो बिहार के बारे में थोड़ा बहुत क्वेश्चन जो है आपको याद रखने की जरूरत है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। देखिए 2011 की जनगणना में बिहार, तो 2011 की जनगणना में जो है बिहार की क्या स्थिति रही है? देखिए, जनगणना से इस बार क्वेश्चन पूछेगा, क्योंकि इस बार जनगणना हो रहा है। तो आपको बताए थे पहली बार जनगणना 1872 में हुआ था, लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। पहली बार भारत में नियमित जनगणना या 10 वर्षीय जनगणना 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। उसी से समय से जो है 10 वर्षीय जनगणना की शुरुआत हुआ था। जनगणना संघ सूची का विषय है। 2011 में भी जनगणना हुआ था, 21 में होने वाला था, कोरोना के कारण नहीं हुआ, 23 में हो रहा है। तो याद रखना है। देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार जो है बिहार की साक्षरता दर कितना रही है? तो बिहार की साक्षरता दर जो है 61.8% जो है बिहार की साक्षरता दर रही है। इसमें पुरुष साक्षरता दर कितना था? तो लगभग 73%। और महिला साक्षरता दर कितना था? तो महिला साक्षरता दर 51.5% जो है महिला साक्षर थी। सबसे कम साक्षर राज्य जो है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार ही रहा है। देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का सबसे अधिक साक्षर जिला तो रोहतास, सबसे कम साक्षर जिला पूछेगा तो पूर्णिया, याद रखना। और 2011 की जनगणना के अनुसार ही बिहार जो है प्रति व्यक्ति ये जो है घर रोकी। देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार जो है जनसंख्या घनत्व, भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व बिहार का ही था 1106, और सबसे कम जनसंख्या घनत्व कहाँ का था? अरुणाचल प्रदेश मात्र 17। तो 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य पूछेगा तो बिहार। देखिए बिहार जो है जनसंख्या की दृष्टि से भारत में तीसरा सबसे बड़ा राज्य है, जबकि क्षेत्रफल में ये कितने नंबर पर आता है? तो 12वें नंबर पर आता है। इसीलिए जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक बिहार का है, क्योंकि यहाँ जनसंख्या अधिक है और इसके अनुसार क्षेत्रफल कम है। चलिए आगे देखते हैं। मगध साम्राज्य, तो मगध साम्राज्य में कुल 7 राजवंशों ने शासन किया था, हसीन, मशूक, सात। और सबसे महत्वपूर्ण और शक्तिशाली राजवंश कौन था? मौर्य राजवंश। इसकी चर्चा आपके बुक में दिया हुआ था, इसीलिए हम यहाँ पे थोड़ा लिखे हैं। देखिए मौर्य वंश की स्थापना जो है चंद्रगुप्त मौर्य किए थे। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री का नाम था कौटिल्य, चाणक्य, विष्णुगुप्त। प्राचीन अर्थशास्त्र का संबंध इसी से है, ये राजनीतिक विज्ञान से। और प्राचीन अर्थशास्त्र को लिखे थे कौन? इसी ने लिखे थे, कौटिल्य, चाणक्य, याद रखना। आधुनिक अर्थशास्त्र किसने लिखा? तो एडम स्मिथ। आधुनिक अर्थशास्त्र का संबंध राजनीतिक विज्ञान से, प्राचीन अर्थशास्त्र का संबंध आधुनिक अर्थशास्त्र का संबंध जो है ये आर्थिक विज्ञान से, और प्राचीन अर्थशास्त्र का संबंध जो है ये आपका राजनीतिक विज्ञान से था। ये बात भी आपको याद रखना। चलिए, तो मौर्य वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? अशोक। मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के समय ही कौन आया था? ये मेगास्थनीज, याद रखना। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था मेगास्थनीज, जिसने इंडिका नामक पुस्तक भी लिखा था। किस वंश के बारे में जानकारी मिलती है? तो मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है। चलिए आगे देखते हैं। बताइए, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद जो है आपका जो है बिंदुसार, बिंदुसार के बाद जो है अशोक। सबसे महान शासक अशोक। चलिए आगे देखिए। सड़क ए आजम, सड़क ए आजम को ही महान सड़क कहा जाता है। इसको जो है बनाया किसने था? शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी जो है सड़क ए आजम को बनाया था। इसी को क्या कहा जाता है? जीटी रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड, याद रखना। देखिए जीटी रोड में जो है कौन कौन सा नेशनल हाईवे नंबर आता है? तो नेशनल हाईवे नंबर 1 और नेशनल हाईवे नंबर 2 जीटी रोड के अंतर्गत आता है। ये जीटी रोड कहाँ से कहाँ तक जाता है? तो कलकत्ता से लेकर पेशावर तक। कलकत्ता से लेकर कहाँ तक? पेशावर तक। देखिए शेरशाह सूरी के बारे में एक क्वेश्चन और याद रखना है। इसका मकबरा कहाँ है? सासाराम बिहार। सासाराम बिहार में जो है शेरशाह सूरी का मकबरा है। शेरशाह सूरी के शासनकाल में प्रशासनिक व्यवस्था बहुत ही मजबूत थी। शेरशाह सूरी 3 प्रकार के सिक्के चलाए थे, सोना, चांदी और तांबा। सोना के सिक्के को इस समय अशरफी या मोहरा कहा जाता था, तांबे के सिक्कों को दाम कहा जाता था और चांदी के सिक्के को रुपया कहा जाता था। 75 मरतबा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है कि रुपये के सिक्के को पहली बार किसके शासनकाल में ढाला गया था? तो शेरशाह सूरी। बचपन का नाम फरीद खान। चलिए आगे देखिए।
आगे देखिए टिस्को, टिस्को क्या स्थापना कब हुआ था? 1907। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को, जिसकी स्थापना 1907। देखिए इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी इसको, इसको क्या स्थापना कब हुआ? 1918। लोहा इस्पात संयंत्र याद रखना है। चलिए अब हम लोग थोड़ा इधर आगे बढ़ते हैं। भारत की राष्ट्रीय आय, भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन पहली बार किसने किया था? दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी भारत में पहली बार जो है राष्ट्रीय आय का आकलन किए थे। कब किए थे? 1868 ईस्वी में। और प्रति व्यक्ति आय कितना रुपये निकाले थे? तो 20 रुपये निकाले थे। देखिए दादा भाई नौरोजी के बारे में कुछ कुछ बातें याद रखना है। दादा भाई नौरोजी को ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। दादा भाई नौरोजी कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता 3 बार किए थे, याद रखना। दूसरे बार कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता भी इसी ने किए थे, दादा भाई नौरोजी। अर्थात 1906 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता भी दादा भाई नौरोजी, और इसी अधिवेशन में पहली बार स्वराज्य शब्द का प्रयोग भी किए थे। देखिए दादा भाई नौरोजी की एक महत्वपूर्ण पुस्तक है द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। और इस पुस्तक में दादा भाई नौरोजी ने कौन सा सिद्धांत दिया था? धन निष्कासन का सिद्धांत दिया था दादा भाई नौरोजी। ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, भारत का वृद्ध पुरुष किसे कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी को जो है भारत का वृद्ध पुरुष, ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। ब्रिटेन में चुनाव लड़ने वाले पहले भारतीय कौन थे? दादा भाई नौरोजी। 1892 ईस्वी में लेबर पार्टी से और जीत भी गए थे दादा भाई नौरोजी। तो इतना बात कम से कम आपको दादा भाई नौरोजी के बारे में याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय आय समिति का गठन कब हुआ? तो राष्ट्रीय आय समिति का गठन 1949 ईस्वी में हुआ था। पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय आय समिति का गठन कब हुआ? 1949 में। किसकी अध्यक्षता में? तो पीसी महालनोबिस। पीसी महालनोबिस के जन्म दिवस पर ही भारत में 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस भी मनाया जाता है। तो ये बात भी आपको याद रखना है। चलिए केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का गठन कब हुआ? 1951। सीएसओ, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, इसका जो है स्थापना कब हुआ था? 1951। और इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। यह संस्था क्या करती है? तो भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन करती है। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन भारत में क्या करती है? राष्ट्रीय आय का आकलन करती है। ये बात आपको याद रखना। स्थापना 1951, मुख्यालय नई दिल्ली। आगे देखिए बैंक के बारे में आप थोड़ा समझिए। देखिए विश्व का पहला बैंक, बैंक ऑफ इंग्लैंड। भारत का पहला बैंक, बैंक ऑफ हिंदुस्तान। इसकी स्थापना 1770 ईस्वी में हुई थी। जबकि भारतीयों द्वारा स्थापित भारत का पहला बैंक तो पंजाब नेशनल बैंक, स्थापना 1894, लाला लाजपत राय। तो देखिए भारत का पहला बैंक, बैंक ऑफ हिंदुस्तान। भारतीयों द्वारा स्थापित भारत का पहला बैंक तो पंजाब नेशनल बैंक, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली, स्थापना 1894। किसने स्थापना किए थे? तो ये लाला लाजपत राय। देखिए भारत का सबसे बड़ा बैंक है केंद्रीय बैंक। केंद्रीय बैंक कौन है? आपका आरबीआई। बैंकर का बैंक किसे कहा जाता है? आरबीआई को बैंकों का बैंक कहा जाता है। बैंकर के रूप में काम कौन करता है? आरबीआई, याद रखना है। ये आरबीआई के बारे में आपको याद रखना है। देखिए आरबीआई की जो स्थापना हुआ था, ये सरकार का बैंक है आरबीआई। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर आरबीआई की स्थापना हुआ था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है, याद रखना। देखिए आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1 जनवरी 1949। 1 जनवरी 1949 को जो है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का क्या हुआ था? राष्ट्रीयकरण हुआ था। देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पहले गवर्नर कौन थे? तो स्मिथ, बीए स्मिथ जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पहले गवर्नर थे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? तो सीडी देशमुख। सीडी देशमुख जो है पहले भारतीय गवर्नर थे। और अभी आरबीआई के गवर्नर कौन है? तो शक्तिकांत दास 25वें नंबर के हैं आरबीआई के गवर्नर है, याद रखना है। देखिए व्यावसायिक बैंक, अभी जो है व्यावसायिक बैंकों की कुल संख्या कितना है? राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या जो है 12 है। सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक कौन है? तो एसबीआई, याद रखना, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसका भी मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई है। इसकी स्थापना कब हुआ था? 1 जुलाई 1955। एसबीआई की स्थापना 1 जुलाई 1955। एसबीआई पहले किस नाम से जाना जाता था? इंपीरियल बैंक। इसकी स्थापना कब हुआ था? 1921। इंपीरियल बैंक को ही जो है, इंपीरियल बैंक की स्थापना 1921, इसी को ही जो है एसबीआई में कर दिया गया 1 जुलाई 1955। तो ये बात भी आपको याद रखना। और इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1992 में एसबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ। सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक है एसबीआई। देखिए बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो हुआ था, 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण 19 जुलाई 1969। 19 जुलाई 1969 को 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, इंदिरा गांधी के सहयोग से हुआ था। फिर जो है अर्थात 6 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण 5 अप्रैल 1980 को हुआ था। तो ये सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं।
देखिए मुद्रा सिक्कों के कुछ महत्वपूर्ण बातें। तो देखिए मुद्रा के बारे में, मुद्रा वह है जो मुद्रा का काम करती है। देखिए मुद्रा, भारत की मुद्रा रुपया याद रखना, बांग्लादेश की मुद्रा टाका, चीन की मुद्रा याद रखना, चीन की मुद्रा को युआन कहा जाता और जापान की मुद्रा को येन कहा जाता। बहुत कंफ्यूजन। देखिए चीन की मुद्रा को युआन, जापान की मुद्रा येन, चीन की मुद्रा युआन, जापान की मुद्रा येन। देखिए सिक्का, तो भारत में पहली बार सोने के सिक्के को किसने चलाया था? तो हिंद यूनानी ने। भारत में सबसे अधिक सोना का सिक्का किसने चलाया? गुप्त वंश। गुप्त वंश के शासक चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे विक्रमादित्य भी कहा जाता है, इसने भारत में सर्वाधिक सोना का सिक्का चलाया था और इतना ज्यादा सोना का सिक्का चलाने लगा कि इसका मिस यूज होने लगा। तो सोने के सिक्के को बंद कर दिया गया और चांदी के सिक्के को चलाने लगा। देखिए चंद्रगुप्त द्वितीय के समय, गुप्त वंश के शासनकाल में सोने के सिक्के को दिनार कहा जाता था और चांदी के सिक्के को रूपा कहा जाता था। जबकि भारत में सबसे अधिक शुद्ध सोना का सिक्का बोलेगा तो कनिष्क, कुषाण वंश के शासक थे कनिष्क। तो देखिए क्वेश्चन देखिए, भारत में सबसे पहली बार सोना का सिक्का हिंद यूनानी, सर्वाधिक सोना का सिक्का गुप्त शासक जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय, जबकि सर्वाधिक शुद्ध सोना का सिक्का कनिष्क, याद रखना। और शेरशाह सूरी के बारे में भी बताए थे, 3 प्रकार का सिक्का चला है, सोना, चांदी, तांबा। शेरशाह सूरी के समय सोने के सिक्के को अशरफी या मोहरा, चांदी के सिक्के को रुपया और तांबा के सिक्के को दाम कहा जाता था। चलिए आगे देखते हैं। देखिए इसके बाद देखिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुआ था? 1975। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुआ? 1975 में, याद रखना है। देखिए राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, इसी को तो नाबार्ड कहते हैं। देखिए नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नाबार्ड, जिसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुआ था। नाबार्ड की स्थापना कब हुआ था? 12 जुलाई 1982। शिव रमन समिति की सिफारिश पर जो है नाबार्ड की स्थापना हुआ था। और यह संस्था क्या करती है? तो ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों को ऋण प्रदान करती है नाबार्ड, याद रखना है। और इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 शिव रमन समिति की सिफारिश पर। इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। आगे देखते हैं, भारतीय जीवन बीमा निगम LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी, याद रखना। 1956, इसकी स्थापना कब हुआ? 1956, याद रखना। और UTI, यूनाइटेड ट्रस्ट ऑफ इंडिया, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 1964 में हुआ। चलिए आगे देखिए। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आयात निर्यात बैंक, एक्जिम बैंक, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, एक्जिम बैंक, आयात निर्यात बैंक की स्थापना कब हुआ? 1982। इंपॉर्टेंट है, आयात निर्यात बैंक की स्थापना 1982, याद रखना है। देखिए भूमि विकास बैंक की स्थापना 1957। भूमि विकास बैंक की स्थापना कब हुआ? 1957 में भूमि विकास बैंक की स्थापना हुआ था। अब आगे देखिए, सर्व शिक्षा अभियान योजना कब लागू हुआ? तो 2001। सर्व शिक्षा अभियान योजना कब लागू हुआ? 2001। सर्व शिक्षा अभियान योजना लागू हुआ था कब? 2001। वैश्वीकरण नई आर्थिक नीति, तो देखिए नई आर्थिक नीति पहली बार रूस में आया था, 1921 ईस्वी में आया था, लेनिन ने लाया था। एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में और पूछता है, अमेरिका में नई आर्थिक नीति को क्या कहा जाता है? न्यू डील। इस बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था, न्यू डील का संबंध किससे है? तीसरा ऑप्शन था आर्थिक नीति, तो आर्थिक नीति से। नई आर्थिक नीति, याद रखना है। NEP, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, नई आर्थिक नीति। वैश्वीकरण, भारत में वैश्वीकरण के जनक जो कहा जाता है डॉक्टर मनमोहन सिंह। भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत 1991 ईस्वी में जो हुआ था डॉक्टर मनमोहन सिंह के सहयोग से। उस समय डॉक्टर मनमोहन सिंह वित्त मंत्री के पद पर थे, लेकिन उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? तो PV नरसिम्हा राव। देखिए क्वेश्चन आपसे पूछेगा, भारत में नई आर्थिक नीति किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में? तो PV नरसिम्हा राव। PV नरसिम्हा राव के शासनकाल में जो है भारत में जो है ये आपका जो है नई आर्थिक नीति आया था। आया था कब? 1991 ईस्वी में। लाया था कब? कौन? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह। देखिए इसी को तो LPG भी कहा जाता है, लिबराइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, ये LPG यहाँ अर्थव्यवस्था से संबंधित है। ये उधर घर वाला LPG नहीं, याद रखना है। तो ये LPG आपका दूसरा है, याद रखना है। लिबराइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। भारत में इसके जनक कौन है? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह। इसकी एगो सबसे फेमस पुस्तक है चेंजिंग इंडिया, ये भी याद रखना है। चलिए आगे देखिए। देखिए कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में लिखे हैं, अंतर्राष्ट्रीय संगठन देखना है क्योंकि आपके बुक में भी था और एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछते रहता है। तो देखिए पहले हम लिखे हैं WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन। इसकी स्थापना जो हुआ था 1995 ईस्वी में हुआ था। इसका मुख्यालय जो है आपका कहाँ है? तो जेनेवा। WTO का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में,
है, याद रखना। इसमें अभी कुल कितना देश है, तो 164 देश है, और 164वां देश कौन है, अफगानिस्तान, और इसके अभी अध्यक्ष कौन है, नागोजी ओंकोजी इबेला जो है इसके अध्यक्ष है। चलिए आगे देखते हैं। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, इसकी स्थापना कब हुआ, 7 अप्रैल 1948, और इसका मुख्यालय कहाँ है, जेनेवा। देखिए 7 अप्रैल को इसकी स्थापना हुआ था, 7 अप्रैल 1948, इसीलिए प्रत्येक वर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस जो मनाया जाता है 7 अप्रैल को मनाया जाता है, ये बात भी आपको याद रखना है। चलिए ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन, ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन, इसकी स्थापना 1919 को हुआ था, और इसका भी मुख्यालय कहाँ है, जेनेवा, इसका भी मुख्यालय जेनेवा है। इसके बाद देखिए कौन सा है, राष्ट्र संघ। राष्ट्र संघ की स्थापना 10 जनवरी 1920 को हुआ था। आप जानते हैं प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 तक चला था। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद जो है विश्व स्तर पर इसी संगठन की स्थापना किया गया था, राष्ट्र संघ, और इसकी स्थापना करने में महत्वपूर्ण भूमिका जो था अमेरिका के राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन। तो प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे, वुड्रो विल्सन, उन्होंने ही इस संगठन की स्थापना किया था, राष्ट्र संघ की स्थापना 10 जनवरी 1920 ईस्वी को, और इसका भी मुख्यालय जेनेवा बनाया गया था। राष्ट्र संघ की स्थापना क्यों किया गया था, ताकि भविष्य में कभी भी दूसरा विश्व युद्ध ना हो। लेकिन 1 सितंबर 1939 ईस्वी को फिर से दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया, तो इसकी स्थापना करने का मूल उद्देश्य था भविष्य में कभी भी विश्व युद्ध ना हो, लेकिन दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया था। तो कौने काम के संस्था है, इसे रोका, अर्थात इसकी स्थापना किया गया था ताकि दूसरा विश्व युद्ध ना हो, लेकिन फिर से विश्व युद्ध हो गया। इसीलिए इस संगठन को समाप्त करके इसी के स्थान पे संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना किया गया था 24 अक्टूबर 1945, और इसकी स्थापना किसने किया था, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, याद रखना है। देखिए तो दूसरे विश्व युद्ध के समय जो है, दूसरे विश्व युद्ध के समय अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, इसी ने जो है राष्ट्र संघ को समाप्त करके संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना किए थे 24 अक्टूबर 1945, और इसका मुख्यालय कहाँ बनाया गया था, न्यूयॉर्क। देखिए राष्ट्र संघ का मुख्यालय जेनेवा, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क, स्थापना 24 अक्टूबर 1945, याद रखना। और इसमें अभी कितना सदस्य है, तो 193। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना था, तो 30 अक्टूबर 1945। अभी संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है, तो एंटोनियो गुटेरेस। संयुक्त राष्ट्र संघ के कुल कितने अंग है, तो 6 अंग है, याद रखना। संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग है, 6 अंग, जिसमें सुरक्षा परिषद भी आता है, और सुरक्षा परिषद में सदस्यों की कुल संख्या 15, 5 गो अस्थायी, 10 गो अस्थायी। चलिए अब थोड़ा हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसके बाद फिर बताते रहेंगे। देखिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, और एक है विश्व बैंक। इन दोनों संगठन की स्थापना जो है ब्रेटन वुड्स सम्मेलन 1944, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन ये आपका अमेरिका में हो रहा था, 1944 में हो रहा था, और इसी के तहत जो है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF और विश्व बैंक की स्थापना हुआ था। सम्मेलन पूछता है कब हो रहा था, 1944, और दोनों का मुख्यालय कहाँ है, तो दोनों का मुख्यालय वाशिंगटन में है, ये बात भी याद रखना है। देखिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना जो हुआ था 1946 में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना हुआ था, और इसका मुख्यालय कहाँ है, द हैग, नीदरलैंड। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुल न्यायाधीशों की संख्या तो 15। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रत्येक न्यायाधीश का कार्यकाल कितने वर्षों का, तो 9 वर्षों का। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में पहले भारतीय न्यायाधीश कौन थे, तो डॉक्टर नागेंद्र सिंह, डॉक्टर नागेंद्र सिंह अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में पहले भारतीय न्यायाधीश थे, याद रखना। अब देखिए कुछ अधिनियम जो कि आपकी बुक में था तो लिख दिए हैं। देखिए न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब आया, 1948, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948। इसके बाद देखिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब आया, 1986 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम आया था। विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है, 15 मार्च। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है, तो 24 दिसंबर। देखिए विश्व उपभोक्ता दिवस 15 मार्च और राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है। जागो ग्राहक जागो, इसका ये नारा था, देखो लो। अब देखिए 2005 में कौन सा अधिनियम, तो सूचना का अधिकार अधिनियम, RTI, राइट टू इंफॉर्मेशन, 12 अक्टूबर 2005। कहाँ से लागू हुआ, तो राजस्थान से लागू हुआ, एग्जाम में पूछता है, याद रखना है। अब देखिए 2009 राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार अधिनियम आया था कब, 2009, और लागू हुआ था 2010 में, याद रखना है। देखिए तो आपको हम इकोनॉमिक्स के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को बताए थे। देखिए अगर आप मेरे पास जुड़ेंगे तो ये फायदा आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा।
मिलेगा। जब एग्ज़ाम दे के आएंगे उस समय जो है आप इस क्लास का नाम लेंगे। तो आप मेरे साथ जुड़िए और तैयारी को और ही ज़्यादा जो है बेहतरीन कीजिए, मजबूत बनाइए। यहाँ जो भी लड़के आते हैं उसका परसेंटेज बहुत ही अच्छा बनता है। अगर यहाँ ब्रिलियंट क्लास है भलसुमिया में अगर आप नहीं आ पाते हैं तो ऑनलाइन का फ़ायदा उठाइए। तो चलिए आज तक यही, आगे हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।